नमस्कार, मेरा नाम नवजोत सिंह है और आज अपने सोयल साइंस के पहला जो अपने फर्स्ट वीक में पढ़ा था सोयल साइंस का, उसका आगे रिविजन करते हैं। तो इसमें अपने आज बात करते हैं जो मृदा निर्माण में भाग लेने वाले जो कारक हैं, मृदा निर्माण में भाग लेने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। मृदा निर्माण में भाग लेने वाले कारक, तो इसमें जो मृदा निर्माण में भाग लेने वाले कारक हैं तो ये तीन कारक होते हैं। एक तो एक्टिव कारक, पैसिव कारक और नेचुरल कारक या प्राकृतिक कारक। एक्टिव कारक को बोलते हैं अपने सक्रिय कारक भी कहा जाता है। सक्रिय कारक, पैसिव कारक को सक्रिय कारक कौन से होते हैं जिनमें जैसे इसमें आ जाएगा जैव मंडल हो गया, यानी कि जीवों का मंडल, जैव मंडल या जीवों का मंडल, जैव मंडल और जलवायु होगी। जलवायु, क्योंकि इनमें क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इसको किस में रखा गया है, सक्रिय कारक के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा होता है पैसिव कारक या जो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, पैसिव कारक या अक्रिय कारक। अक्रिय यानी कि जिसमें कोई क्रिया नहीं होती। अक्रिय कारक में कौन कौन से आते हैं, जैसे पैतृक पदार्थ हो गया, जिससे क्या हो रहा है, मृदा का निर्माण हुआ है, पैतृक पदार्थ। और होगी अपनी स्थलाकृति या टोपोग्राफी होगी, स्थलाकृति या इसी प्रकार कहा जाता है टोपोग्राफी। ठीक है, सक्रिय कारक और अक्रिय कारक। और तीसरा कौन सा होता है, प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक, तो प्राकृतिक कारक में क्या आता है, जैसे मृदा की एज होगी, आयु, और टाइम हो गया, समय हो गया। ठीक है, ये किस में आते हैं, प्राकृतिक कारक, क्योंकि उसकी आयु यानी कब उसका निर्माण हुआ है, कितने समय पहले निर्माण हुआ है, उसकी आयु कितनी है, 1000 साल है, 2000 साल है, किस समय में, ये क्या आ गई, मृदा निर्माण में भाग लेने वाले कारक आ गए। ठीक है, तो इसके बाद में अपने बात करते हैं मृदा के कणाकार की। मृदा के जो मृदा कणाकार यानी कि मृदा के जो कण है उसके आकार की, मृदा कणाकार। तो मृदा कणाकार क्या होता है, जो मृदा के अंदर जो बालू होती है, सीट होती है या क्ले होती है, उन कणों के अनुपात को क्या कहा जाता है, मृदा कणाकार कहा जाता है। मृदा में बालू, सिल्ट और क्ले के अनुपात को क्या कहा जाता है, मृदा कणाकार कहा जाता है। जो अपने एक इसका वर्गीकरण है जो वो किसके आधार पर किया गया है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस। इसके आधार पर क्या किया गया, इसका वर्गीकरण किया गया, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस। तो इसके आधार पर इसको 4 प्रकार से माना गया। एक होती है जैसे मोटी बालू, मोटी बालू, मोटी बालू। एक होगी अपनी महीन बालू, एक सिल्ट हो गई और क्ले हो गई। ठीक है, तो मृदा कणाकार को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस के आधार पर 4 भागों में विभाजित कर दिया, मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट और क्ले। अब ये मोटी बालू है, इसके कणों का आकार क्या होता है, 2 से लेकर 0.2 mm तक होता है, 2 से 0.2 mm। महीन बालू पे 0.2 से 0.02 तक होता है।
महीन बालू का कितना होता है 0.2 से 0.02 तक होता है। अब जो सिल्ट है तो सिल्ट का कितना होता है, ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, सिल्ट मद्दा है तो सिल्ट मद्दा का होता है 0.02 से 0.002 होता है। और क्ले मद्दा का कितना होता है 0.002 से कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया मृदा कणाकार। मोटी बालू है उसका 2 से 0.2 mm, महीन बालू का 0.2 से 0.02 mm, सिल्ट का हो गया 0.02 mm से 0.002 mm। और क्ले मृदा होती है उसका जो कणाकार होता है वो सबसे कम होता है, कितना होता है 0.002 mm से कम। तो ये क्या है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है ये कि जो मृदा कणाकार है उसके आधार पर क्ले मृदा का आकार क्या होता है। ये होगी अपनी क्ले मृदा। अब अपने बात करते हैं मृदा के घनत्व की। मृदा घनत्व, मृदा घनत्व, घनत्व क्या होता है, कोई जैसे अपने मृदा है, मृदा ली अपने, तो उसका मृदा का जो आयतन होता है, मृदा का आयतन, आयतन के जो आयतन का जो भार होता है वह क्या होता है मृदा का घनत्व कहलाता है। यानी कि किसी मृदा के आयतन का जो भार होता है उसे क्या कहा जाता है मृदा का घनत्व कहा जाता है। या इसका फॉर्मूला होता है भार बटा आयतन। मृदा के आयतन के भार को क्या कहा जाता है मृदा घनत्व कहा जाता है। और इसका जो मृदा घनत्व है जो किसके द्वारा निकाला जाता है, यह पिकोनोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। पिकोनोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब मृदा घनत्व है वो मृदा का दो प्रकार से निकाला जाता है, ऐसे इनकी दो भागों में विभाजित किया जाता है। मृदा घनत्व को दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो वह दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो होगी अपने ब्लड डेंसिटी, ब्लड डेंसिटी, और दूसरी होगी पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी, ब्लड डेंसिटी को क्या बोलते हैं स्थूल घनत्व भी कहा जाता है, स्थूल घनत्व। पार्टिकल डेंसिटी को कण घनत्व या वास्तविक घनत्व भी कहा जाता है, कण घनत्व। अब स्थूल घनत्व क्या होता है, इसमें जैसे रंध्रावकाश सहित जो मृदा है उसमें इनके अपने रंध्रावकाश को भी अपने क्या करते हैं इसमें काउंट करते हैं। रंध्रावकाश सहित मृदा के जो शुष्क मृदा है, रंध्रावकाश सहित जो शुष्क मृदा है, जैसे ये मृदा है, इसका आपने क्या निकालना है स्थूल घनत्व निकालना है। तो इसमें जो पोरोसिटी है या रंध्रावकाश है, रंध्रावकाश है उसको भी क्या करते हैं उसके भाग को भी इसमें नोट करते हैं। रंध्रावकाश सहित शुष्क मृदा के आयतन के भाग को क्या कहा जाता है स्थूल घनत्व कहा जाता है। शुष्क मृदा के रंध्रावकाश सहित शुष्क मृदा के जो आयतन है उसके भाग को क्या कहा जाता है स्थूल घनत्व कहा जाता है। और रंध्रावकाश रहित यानी कि ये क्या होता है जो ठोस भाग होता है पूरा, गैस में जैसे कोई सोए ले ली उसमें से अपने जो रंध्रावकाश है या अपने उसको हीट देके उससे क्या करते हैं रंध्रावकाश निकाल दिया, और जो बाकी बचा ठोस भाग है वो क्या होता है इसका कण घनत्व होता है। या रंध्रावकाश रहित जो ठोस मृदा है, रंध्रावकाश रहित ठोस मृदा के इकाई आयतन के भाग को क्या बोला जाता है कण घनत्व बोला जाता है। ठीक है,
जो अपने स्थूल घनत्व है वो सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है, सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका जो मापक है वो क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा इसको मापा जाता है। और जो कण घनत्व है वो जो सामान्य मृदा है उसका कण घनत्व कितना होता है, सामान्य मृदा का कण घनत्व होता है 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर भी बोला जाता है ऐसे। अब जो ये स्थूल घनत्व है वह जो बलुई मृदा होती है अपने बालू मृदा, उसका क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो बालू मृदा का जो स्थूल घनत्व है वो कितना होता है, बालू मृदा का स्थूल घनत्व 1.66 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये ऊपर लिख देता हूं मैं। अब जो कार्बनिक मृदा है, कार्बनिक मृदा है उसका जो स्थूल घनत्व है वो सबसे कम होता है 0.05 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना मृदा घनत्व। मृदा घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, पिकोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह मृदा का घनत्व दो प्रकार से निकाला जाता है, एक तो होता है स्थूल घनत्व और दूसरा होता है कण घनत्व। जो स्थूल घनत्व होता है वह क्या होता है, रंध्राकाश सहित जो शुष्क मृदा है उसकी इकाई आयतन के भार को क्या कहा जाता है, स्थूल घनत्व कहा जाता है। और कण घनत्व क्या होता है, रंध्राकाश सहित जो ठोस भाग है, जैसे रंध्राकाश सहित मृदा के ठोस भाग के इकाई आयतन के भार को क्या कहा जाता है, कण घनत्व कहा जाता है। सामान्य मृदा का कण घनत्व कितना होता है, 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। और सामान्य मृदा का जो स्थूल घनत्व है वो 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। बालू मृदा का स्थूल घनत्व है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। कितना होता है, 1.66 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर होता है। और जो कार्बनिक मृदा है उसका स्थूल घनत्व सर्वाधिक कम होता है। ठीक है, जिसमें यानी कि जितनी पोरोसिटी होगी उसका जो कण घनत्व है उतना ही कम होता जाएगा। वैसे इसका फॉर्मूला क्या था, भार बटा आयतन। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो स्थूल घनत्व है उसका फॉर्मूला हो जाएगा भार बटा आयतन प्लस रंध्रावकाश। ठीक है, तो रंध्रावकाश जितना ज्यादा कार्बनिक होता है उसका क्या होता है, रंध्रावकाश अधिक होता है। तो उसका क्या है, ये जो स्थूल घनत्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे जैसे अपने जो पडलिंग करते हैं जैसे, ठीक है, या अपने जो ठोस मृदा है, कोई भी अपने पत्थर हो गए तो पत्थरों का जो स्थूल घनत्व है वो क्या होगा, सर्वाधिक होगा, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, रंध्रावकाश की संख्या बहुत कम पाई जाती है। तो उसका सामान्य मृदा की तुलना में जो स्थूल घनत्व है वो क्या होगा, सर्वाधिक होगा। अब बात करते हैं अपने सोइल के कलर की, या मृदा कलर का निर्धारण कैसे किया जाता है, या मृदा के कलर का को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब बात करते हैं मृदा कलर या मृदा रंग। मृदा कलर, तो मृदा कलर है, जो मृदा का कलर किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, मुनसेल कलर चार्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। मुनसेल कलर चार्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब ये मुनसेल कलर चार्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, मुनसेल कलर चार्ट के अंदर इसके 3 भाग होते हैं। मुनसेल कलर चार्ट के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ह्यू, दूसरा होता है वैल्यू। ह्यू क्या करता है, मृदा का जो स्पेक्ट्रम है उसका निर्धारण करता है, मृदा रंग के स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम का क्या करता है,
निर्धारण करता है। ठीक है, और जो ह्यू और तीसरा होता है क्रोमा। जो वैल्यू है वह क्या करती है, मृदा के रंग के हल्केपन या भारीपन को दर्शाती है। मृदा रंग के हल्केपन व भारीपन को दर्शाती है। ठीक है, क्रोमा क्या होता है, यह इंपॉर्टेंट है। मुनसल कलर चार्ट में जो क्रोमा होता है वो क्या करता है, जो मृदा रंग है उसकी शुद्धता का निर्धारण कौन करता है, क्रोमा करता है। मृदा रंग की शुद्धता का निर्धारण करता है, कौन करता है, क्रोमा करता है। तो मृदा जो सॉइल कलर है वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, मुनसल कलर चार्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके तीन भाग होते हैं मुनसल कलर चार्ट के, एक होता है ह्यू, दूसरा होता है वैल्यू और तीसरा होता है क्रोमा होता है। और जो ह्यू है वो है क्या करता है, मृदा रंग के स्पेक्ट्रम को दर्शाता है, और जो वैल्यू है वो क्या करती है, मृदा रंग के हल्केपन व भारीपन को दर्शाती है, और क्रोमा क्या करता है, मृदा की शुद्धता का निर्धारण करता है या शुद्धता को दर्शाता है। अब मृदा का जो लाल रंग है, मृदा का लाल रंग किसके द्वारा होता है, फेरस की अधिकता के कारण होता है। फेरस की या Fe की अधिकता से होता है। यानी कि जिस मृदा में लोहे की अधिकता होगी उसका रंग कैसा होगा, लाल रंग की मृदा होगी वो। ठीक है, मृदा कौन से रंग की होगी, वह लाल रंग की होगी। अब जो मृदा का पीला रंग है, मृदा का पीला रंग, मृदा का पीला रंग लिमोनाइट के कारण होता है। लिमोनाइट की अधिकता से होता है, अधिकता से होता है। मृदा का लाल रंग फेरस की अधिकता से होता है, और मृदा का पीला रंग है जो लिमोनाइट की अधिकता से होता है। मृदा का सफेद रंग, मृदा का सफेद रंग किसकी अधिकता से होता है, सिलिका की अधिकता से होता है। सिलिका की अधिकता से होता है। और मृदा का काला रंग है जो, मृदा का काला रंग मैग्नेटाइट की अधिकता से होता है। मैग्नेटाइट की अधिकता से होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मृदा रंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, मुनसल कलर के चार्ट के द्वारा मृदा का रंग जो है ज्ञात किया जाता है। इसके तीन भाग होते हैं, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। क्रोमा भाग है जो मृदा की शुद्धता का निर्धारण करता है। अब मृदा का लाल रंग है वो फेरस की अधिकता से होता है, और मृदा का पीला रंग लिमोनाइट की अधिकता से होता है। मृदा का सफेद रंग है जो सिलिका की अधिकता से होता है, और मृदा का काला रंग है जो वो मैग्नेटाइट की अधिकता से होता है। अब बात करते हैं अपने जो मृदा है उसके संरचना की। तो बात करते हैं हमने मृदा संरचना। मृदा संरचना क्या होती है, जो मृदा के कण होते हैं उनका क्या होता है, व्यवस्थापन होता है। उनके कणों की व्यवस्था कैसी है वही क्या कहलाती है, मृदा संरचना कहलाती है। मृदा के कणों की व्यवस्था ही क्या कहलाती है, मृदा संरचना कहलाती है। और मृदा संरचना के चार प्रकार हैं। मृदा संरचना के प्रकार, मृदा संरचना के प्रकार, तो कितने प्रकार,
की होती है मृदा की संरचना 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है स्फेरिकल, यहाँ पे लिखते हैं अपने 1 नंबर स्फेरिकल, जैसे क्या बोला जाता है गोलाकार, गोलाकार, ठीक है। दूसरी होती है अपने ब्लॉकी, इसे बोला जाता है खंड सदृश। पहली होती है स्फेरिकल जिसे गोलाकार कहा जाता है, और दूसरी होती है ब्लॉकी या खंड सदृश। तीसरी होती है प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक जैसे बोलते हैं प्रिज्मीय, प्रिज्मीय जैसे क्या कहा जाता है त्रिपार्श्व भी कहा जाता है, त्रिपार्श्व। और चौथी होती है अपने प्लेटी होती है, इसे क्या कहा जाता है प्लेटी या प्लेट सदृश कहा जाता है, प्लेट सदृश। तो मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है? मृदा संरचना 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली स्फेरिकल, ब्लॉकी, प्रिज्मेटिक और प्लेटी। तो गोलाकार में क्या होता है? इसके कण क्या आते हैं? गोल आकृति के होते हैं। मृदा के कण क्या आते हैं? गोल आकृति के होते हैं। ब्लॉकी में क्या होता है? मृदा के कण क्या होते हैं? इसके यानी कि इसकी कुंडे पाई जाती है, मृदा के कण की क्या पाई जाती है? कुंडे पाई जाती है। प्रिज्मेटिक क्या होता है? प्रिज्मेटिक में जो होता है वो ऐसे स्तंभ के रूप में पाई जाती है, प्रिज्मेटिक। और प्लेटी कैसी होती है? इसे प्लेट के रूप में पाई जाती है, ठीक है। पहली गोलाकार, ब्लॉकी, प्रिज्मेटिक और प्लेटी होगी। अब इसकी क्या होती है जो संरचना होती है, इसकी जो गोलाकार होती है इसके 2 भाग होते हैं। एक तो होता है ग्रैनुलर और दूसरा होता है क्रुंभ। ग्रैनुलर या क्रुंभ इसे क्या बोलते हैं? कणीय और मृदु कणीय कहा जाता है। यह जो क्रुंभ है ना, जो इम्पोर्टेंट है यह, क्योंकि कृषि क्षेत्र के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा की संरचना होती है वो कौन सी होती है? क्रुंभ संरचना जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है कृषि क्षेत्र के लिए। अब जो ब्लॉकी है यह भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है एंगुलर और दूसरी होती है सब एंगुलर। एंगुलर और सब एंगुलर, एंगुलर यानी कि कोणिक, सब एंगुलर उपकोणिक, उपकोणिक। तो ये भी 2 प्रकार की होती है। अब ये जो कणियां होती है, ठीक है, या ग्रैनुलर होती है, इसमें क्या होता है? इसके कणों का आकार क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इनमें क्या होती है? पोरोसिटी कम होती है। पोरोसिटी यानी कि रंध्रावकाश क्या होता है? रंध्रावकाश कम होता है। क्रुंभ में क्या होता है? इसके कण क्या होते हैं? छोटी आकृति के होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है? रंध्रावकाश अधिक होता है। और कृषि क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी संरचना होती है मृदा की? तो क्रुंभ संरचना क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है। अब बात करते हैं अपने एंगुलर और सब एंगुलर की। एंगुलर में क्या होता है? जैसे इसमें क्या होते हैं? इसके नाम से पता चलता है कोणिक, तो इसमें क्या होते हैं? इसकी संरचना में कोणे होते हैं। उपकोणिक में इसमें क्या होते हैं? कोणे तो होते हैं लेकिन पूरे व्यवस्थित रूप से नहीं होते, ठीक है। कोणिक और उपकोणिक या सब एंगुलर। प्रिज्मीय या प्रिज्मेटिक, तो ये भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रिज्मेटिक और दूसरी होती है कोलुमनार। कोलुमनार को बोलते हैं अपने स्तंभी।
प्रिज्मेटिक तो ये होगी, और स्तंभी में क्या होता है, ऐसे स्तंभ होते हैं, इसकी संरचना में क्या होते हैं, स्तंभ पाए जाते हैं। प्लेटी भी दो प्रकार की होती है, एक तो प्लेटी होगी, एक होती है लेमिनार, लेमिनार या ऐसे बोला जाता है स्तरीय। और जो प्लेटी होगी उसमें क्या होता है, ये ऐसे बहुत सी प्लेटें पाई जाती है। और स्तरीय में क्या होता है, इसमें इस प्रकार की आकृति होती है, मृदा के कणों की संरचना होती है, वो किस प्रकार की होती है, ये इस प्रकार की होती है, स्तरीय। ठीक है, तो ये हो गए मृदा के संरचना के बारे में। मृदा की संरचना कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहली गोलाकार, ब्लॉकी, प्रिज्मेटिक और प्लेटी। प्लेटी इसमें प्लेटों की जैसे संरचना पाई जाती है मृदा के अंदर। प्रिज्मेटिक में जो कण होते हैं वो लंबाई में होते हैं, और इनके कण होते हैं वो 1 से 100 mm तक होते हैं। ठीक है, सबसे जो बड़े कण होते हैं वो किसके होते हैं, प्रिज्मेटिक के होते हैं। अब अपने बात करते हैं मृदा की जो पीएच है, जो फसलें हैं वो, जैसे अपने धान की फसल की बात करें तो धान की फसल के लिए जो मृदा का पीएच होता है वो कितना होता है, उस प्रकार सभी फसलों के अपने क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, इसमें अपने मृदा के सभी फसलों के उपयुक्त पीएच को नोट करते हैं। उससे पहले बात करते हैं अपने आलू की। आलू हो गया, धान हो गया, सरसों, गन्ना हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, गेहूं और टमाटर, उसके बाद में मक्का और ज्वार हो गई, कपास, मूंगफली। ये अपने होगी मेजर क्रॉप, इनकी बात करते हैं अपने। इनके क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो जैसे आलू की फसल का पीएच मान कितना होना चाहिए, आलू की फसल के लिए, धान की फसल के लिए, गन्ने के लिए, सरसों के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। जो आलू होता है, आलू की फसल के लिए मृदा का पीएच मान होना चाहिए 5 से 5.5 होता है। उपयुक्त पीएच मान कितना होता है, 5 से 5.5। और धान की फसल के लिए जो मृदा का पीएच मान होता है 5 से 6.5 होता है। आलू की फसल के लिए 5 से 5.5 जो पीएच मान वाली मृदा है वो क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। और धान की फसल के लिए 5 से 6.5 तक की जो मृदा है वो क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। अब इसके बारे में बात करते हैं अपने सरसों व गन्ना। तो सरसों व गन्ना होता है, तो इसके लिए जो 7 डिग्री की सेंटी उदासीन जो होता है वह पीएच मान इनकी मृदा के लिए उपयुक्त होता है, या 6 से 7 पीएच वाली मृदा क्या होती है, सरसों व गन्ने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करते हैं अपने गेहूं की। तो गेहूं की जो फसल है या टमाटर की फसल है उसके लिए 5.5 से 6.5 पीएच वाली मृदा होती है, वो क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करते हैं अपने मक्का और ज्वार की। मक्का और ज्वार की 5.5 से 7 पीएच वाली जो मृदा है वो क्या होती है, उपयुक्त होती है। अब कपास व मूंगफली की। तो कपास और मूंगफली की जो मृदा होती है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 5 से 6 पीएच वाली मृदा होती है, वो क्या रहती है, इस फसल के लिए उपयुक्त रहती है। ठीक है, तो आलू के लिए कितना होता है, 5 से 5.5 पीएच वाली मृदा क्या होती है, उपयुक्त होती है। ठीक है, तो ये इसमें ये तीनों है जो इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि धान की फसल के लिए जो मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो 5 से 6.5 होता है। सरसों व गन्ने के लिए लगभग उदासीन मृदा जो होती है वो उपयुक्त होती है, और इसका पीएच मान 6 से 7 पीएच वाली मृदा क्या रहती है, उपयुक्त मानी जाती है। आलू में 5 से 5.5। तो ये हो गई अपने पीएच के आधार पर। अब बात करते हैं अपने
मृदा के आधार पर। तो जैसे कपास की फसल है, कपास की फसल के लिए जो कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है कपास की फसल के लिए। धान की फसल के लिए चिकनी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। चिकनी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। और जो मूंगफली है, मूंगफली व चना है, तो इनके लिए क्या कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? बलुई मृदा या रेतीली मृदा है, वो क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। और इसके अलावा जो फसलें हैं उनके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? बलुई दोमट मृदा जो होती है, वो बाकी क्रॉप्स है उनमें कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? बलुई दोमट मृदा होती है। मुख्यतः कुछ ये कपास में, धान में और मूंगफली में। मूंगफली में और चने में क्या होता है? मूंगफली में जैसे पैकिंग का निर्माण होता है, तो उसमें अगर अपने चिकनी मृदा में मूंगफली होते हैं तो उसमें जो पैकिंग है, सुइयां बनती है जो, तो वो मूंगफली जो नीचे या ग्राउंड लेवल में जो मूंगफली लगती है, तो वो सुइयों का निर्माण होकर सुइयां क्या होती है? मिट्टी में डीप में नहीं जाती है और परागण की क्रिया हो जाती है। इसलिए मूंगफली के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? बलुई मृदा उपयुक्त रहती है। तो ये मृदाएं होगी अपनी। और अब बात करते हैं जैसे बालू मृदा है, तो बालू मृदा में जो बालू है यानी कि सैंड है, तो वह कितने प्रतिशत तक होता है? 85 से 95% तक क्या पाया जाता है? सैंड पाई जाती है। और 5 से 7% तक क्या पाई जाती है? क्ले पाई जाती है। तो वही बात करते हैं अपने सिल्ट की, और सिल्ट में 80% तक क्या पाई जाती है? सिल्ट पाई जाती है। और क्ले होती है जो, उसमें क्ले की मात्रा कितनी पाई जाती है? 40% तक पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो मेजर है इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कि बालू मृदा में बालू कितने प्रतिशत तक होता है? तो 85 से 95% तक पाया जाता है। और बालू मृदा में जो क्ले मृदा कितनी पाई जाती है? 5 से 7% तक क्या पाई जाती है? क्ले मृदा पाई जाती है। और सिल्ट में सिल्ट कितने प्रतिशत तक पाया जाता है? 80% तक पाया जाता है। और क्ले मृदा में क्ले की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है? तो 40% तक क्या पाई जाती है? क्ले पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अपनी बात करते हैं मृदा की। तो जो अपने भारत की मृदा है उसमें क्या होता है? भारत की मृदा में जो गण पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? भारत की मृदाओं में 12 गण पाए जाते हैं। और राजस्थान में जो मृदाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की मृदाएं होती हैं। बात करते हैं हमने मृदा की। मृदाएं, ठीक है, तो जो अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण है, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्गीकरण होता है, तो उसके आधार पर जो भारत में मृदा के कितने गण पाए जाते हैं? 12 गण पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत की मृदा में जो कितने गण पाए जाते हैं? 12 गण पाए जाते हैं। और सबसे जो नवीनतम गण है वो कौन सा गण होता है? नवीनतम गण है वो है एंटीसोल गण पाया जाता है। एंटीसोल गण होता है जो क्या है? एंटीसोल गण। सबसे नवीनतम गण कौन सा है? एंटीसोल गण है जो सबसे नवीनतम गण होता है। और जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो मृदा पाई जाती है उसका गण कौन सा होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो मृदा है उनका गण होता है इंसेक्टिसोल। जो गण होता है इंसेक्टिसोल गण होता है, वह क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब पहले अपनी बात करते हैं राजस्थान की मृदा की। राजस्थान की मृदाएं, तो राजस्थान में जो मृदाएं पाई जाती है वो कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती है? 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है राजस्थान में। कौन कौन सी होती है? पहली होती है रेतीली मृदा।
या बलुई मृदा, रेतीली मृदा। दूसरी होती है भूरी रेतीली, भूरी रेतीली मृदा। तीसरी होती है भूरी रेतीली दोमट मृदा। चौथी होती है लाल पीली मृदा। पांचवी लाल लोमी मृदा। छठी हो गई काली मृदा। सातवीं हो गई लाल काली मृदा। और आठवीं होती है दोमट मृदा। तो राजस्थान में कितनी मृदा पाई जाती है? 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? रेतीली मृदा, भूरी रेतीली मृदा, भूरी रेतीली दोमट मृदा, लाल पीली मृदा, लाल लोमी मृदा, काली मृदा, लाल काली मृदा और दोमट मृदा। ये तो ये 8 प्रकार की मृदाएं होती है जो राजस्थान में पाई जाती है। रेतीली मृदा जो होती है जो अपने राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? रेतीली मृदा पाई जाती है, जो अपने रेत के टीले होते हैं, जैसे बीकानेर हो गया, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में यह क्या है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सी मृदा? रेतीली मृदा। इसकी जो रेतीली मृदा है इसके कणों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है और इसका जो पर्कुलेशन दर है वो क्या होता है? सर्वाधिक होता है। पर्कुलेशन दर या से बोलते हैं अपने अंतःश्रवण, अंतःश्रवण श्रवण या पर्कुलेशन। तो कौन सी मृदा का सर्वाधिक होता है? रेतीली मृदा का सर्वाधिक होता है। अंतःश्रवण होता है जो रेतीली मृदा का सर्वाधिक माना जाता है। भूरी रेतीली मृदा जो कहाँ पाई जाती है? ये सीकर और झुंझुनू जिले में पाई जाती है। सीकर और झुंझुनू जिले में पाई जाती है। इसमें क्या होती है? जो फास्फोरस होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। भूरी रेतीली मृदा होती है उसमें कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? फास्फोरस जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं भूरी रेतीली दोमट मृदा। भूरी रेतीली दोमट मृदा है यह अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक पाई जाती है और यह गेहूं, सरसों और चने के लिए उपयुक्त रहती है। भूरी रेतीली मृदा कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है और यह गेहूं और सरसों चना इसके लिए क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। लाल पीली मृदा, तो लाल पीली मृदा है इसमें क्या है? चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। लाल पीली मृदा में चूने की मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है और जो है लाल पीली मृदा है यह भीलवाड़ा और अजमेर जिले में पाई जाती है। भीलवाड़ा अजमेर जिले में कौन सी मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? लाल पीली मृदा पाई जाती है। जो लाल और लोमी मृदा है इसमें क्या होता है? फास्फोरस, पोटास और जो चूना है उसकी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। लाल लोमी मृदा में फास्फोरस, पोटास और चूने की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। यह डूंगरपुर और उदयपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। डूंगरपुर और उदयपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। और गन्ने के लिए जो होती है क्या होती है? यह उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मृदा? लाल लोमी मृदा। अब बात करते हैं अपने काली मृदा। तो काली मृदा जो है वो हाड़ौती क्षेत्र है। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा? कोटा, झालावाड़ और उदयपुर जिले में क्या पाई जाती है? कोटा, झालावाड़ और उदयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी मृदा? काली मृदा। और यह कपास के लिए
उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है काली मृदा? तो कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है और सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है? कोटा, झालावाड़ और उदयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं लाल काली मृदा की। तो लाल और काली मृदा है, लाल काली मृदा यह है अपने दौसा और करौली जो जिला है उसमें क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी मृदा? लाल काली मृदा। दोमट मृदा होती है, यह क्या होती है? लगभग सभी फसलों के लिए क्या होती है? उपयुक्त मानी जाती है। उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मृदा? दोमट मृदा। ठीक है, तो ये होगी अपनी राजस्थान की मृदाएं। कौन कौन सी होती है? रेतीली मृदा, भूरी रेतीली मृदा, भूरी रेतीली दोमट मृदा, लाल पीली मृदा, लाल लोमी मृदा, काली मृदा, लाल काली मृदा और दोमट मृदा। रेतीली मृदा सर्वाधिक कहाँ पे होती है? बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में पाई जाती है। इसकी जो कणों का आकार होता है यह बहुत बड़ा होता है और इसकी जो अंतःश्रवण दर होती है वो सर्वाधिक कौन सी मृदा की होती है? बलुई मृदा की होती है। अंतःश्रवण या इसे बोलते हैं परपोरेशन दर भी कहा जाता है। और भूरी रेतीली मृदा है, इसमें क्या होती है? फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है और यह सीकर और झुंझुनू जिले में पाई जाती है। और भूरी रेतीली दोमट मृदा है जो अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है और सरसों, गेहूं और चने के लिए क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। लाल पीली मृदा में चूने की अधिकता पाई जाती है और यह भीलवाड़ा और अजमेर जिले में पाई जाती है। भीलवाड़ा और अजमेर जिले में पाई जाती है। लाल लोमी मृदा है, इसमें फास्फोरस, पोटास और चूने की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है इसमें और यह डूंगरपुर और उदयपुर जिले में पाई जाती है। इसके बाद है काली मृदा, तो हड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। हड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं? कोटा, झालावाड़ और उदयपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। और कपास की फसल के लिए ये क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है काली मृदा। अब ये लाल काली मृदा है जो दौसा और करौली जिले में पाई जाती है और लाल दोमट मृदा क्या होती है? सर्वाधिक सभी फसलों के लिए क्या होती है? उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? दोमट मृदा होती है जो सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं भारत की मृदाओं की। भारत में जो मृदाएं हैं वह के प्रकार है, तो वो सर्वाधिक प्रकार होते हैं भारत में, जिनको क्या है? गणों के आधार पर क्या किया गया है? विभाजित किया गया है, गणों में विभक्त किया गया है। तो भारत में मृदाओं के कितने गण पाए जाते हैं? 12 गण पाए जाते हैं। भारत में मृदाओं के 12 गण पाए जाते हैं। और बात करते हैं अपने भारत की मृदाओं की। सबसे पहले बात करते हैं अपने जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसको किस गण के अंतर्गत रखा गया है? एंटीसोल प्लस इंसेक्टिसोल। भारत में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है और इंसेक्टिसोल और एंटीसोल के अंतर्गत रखा गया है। जलोढ़ मृदा के 2 भाग होते हैं या 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है खादर और एक होती है बांगर। जो खादर होती है वह जलोढ़ मृदा का कौन सा भाग होता है? नवीन, इसे नवीन मृदा भी बोला जाता है और नवीन भाग होता है, इसे क्या कहा जाता है? नवीन मृदा भी कहा जाता है। और बांगर होती है, इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन मृदा कहा जाता है। प्राचीन मृदा, ठीक है। नवीन मृदा कौन सी होती है? खादर होती है जलोढ़ की, और बांगर क्या होती है? प्राचीन मृदा होती है। अब जो बांगर होती है इसका निर्माण किससे होता है? बलुई मृदा से होता है।
बांगर मृदा है जो जलोढ़ मृदा होती है या जल के साथ, जैसे नदियों में जैसे जल के साथ बहकर आती है जो मृदा, वो कौन सी होती है? खाद्य होती है। जैसे चलते जल में आती है, जिसमें क्या होती है? पोषक तत्वों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और इसका निर्माण किससे होता है? बलुई मृदा से होता है। बांगर मृदा जो होती है वह क्या होती है? प्राचीन मृदा होती है। और बांगर मृदा का निर्माण किससे होता है? क्ले मृदा के द्वारा होता है, या क्ले मृदा से किसका निर्माण होता है? बांगर मृदा का निर्माण होता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं ब्लैक सोइल की या काली मृदा की। और जो जलोढ़ मृदा है इसमें क्या पाई जाती है? चूने की अधिकता पाई जाती है। चूने की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं काली मृदा की। भारत में जो काली मृदा है वो सर्वाधिक कहां पे पाई जाती है? महाराष्ट्र जिले में पाई जाती है। महाराष्ट्र जिले में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है। और इसको किस गण के अंतर्गत रखा गया है? इसे वर्टिसोल गण के अंतर्गत रखा गया है। वर्टिसोल में रखा गया है इसे, काली मृदा को। और महाराष्ट्र जिले में पाई जाती है। और काली मृदा में जो क्ले मृदा का पार्ट होता है वो कौन सा होता है? मोल्ट मोरिनो नाइट होता है। मोल्ट मोरिनो नाइट जो क्ले मृदा का पार्ट होता है, मोल्ट मोरिनो नाइट, इसमें पाया जाता है। क्ले मृदा के अंदर, काली मृदा में पाया जाता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं तीसरी, रेड सोइल या लाल मृदा। लाल मृदा, तो लाल मृदा है वो भारत में सर्वाधिक कहां पे पाई जाती है? तमिलनाडु के अंतर्गत पाई जाती है। तमिलनाडु में क्या पाई जाती है? लाल मृदा है वो सर्वाधिक पाई जाती है। और इसमें जो गण होता है, कौन सा गण पाया जाता है? इसमें एल्फीसोल गण पाया जाता है। कौन सा? एल्फीसोल गण पाया जाता है किस मृदा में? लाल मृदा में। और तमिलनाडु जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं लेटेराइट मृदा की। लेटेराइट मृदा है, ठीक है, यह केरल जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। केरल जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। और इसमें कौन सा गण पाया जाता है? ऑक्सीसोल गण पाया जाता है। ऑक्सीसोल गण पाया जाता है, ठीक है। कौन सी? जलोढ़ मृदा में कौन सा गण पाया जाता है? एंटीसोल जो है नवीन गण होता है। और इंसेप्टिसोल है जो सर्वाधिक, भारत में जो सर्वाधिक पाया जाता है, पाए जाने वाला गण कौन सा है? इंसेप्टिसोल है। और जलोढ़ मृदा क्या है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। और इसके बाद में अपने बात करते हैं राजस्थान में पाई जाने वाली कौन सी है? 5 नंबर आ गई शुष्क मृदा या ड्राई सोइल। कहां पे पाई जाती है सर्वाधिक? राजस्थान में पाई जाती है। शुष्क मृदा कहां पे पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। और इसका गण कौन सा होता है? तो इरिडीसोल गण के अंतर्गत आता है। इरिडीसोल। तो ये होगी अपने भारत की मुख्य मेन मृदाएं कौन कौन सी होती हैं? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा और शुष्क मृदा। जलोढ़ मृदा में क्या पाई जाती है? चूने की अधिकता पाई जाती है। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और किस गण के अंतर्गत रखा गया इसे? जलोढ़ मृदा को एंटीसोल और इंसेप्टिसोल गण के अंतर्गत रखा गया है।
सेफ्टी सोल के अंतर्गत रखा गया है। काली मृदा महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है और इसे वर्टिसोल गण के अंतर्गत रखा गया है। और काली मृदा में जो क्ले का पार्ट होता है वो कौन सी क्ले का होता है? मोल्ड मोरिनो नाइट का होता है। लाल मृदा है जो तमिलनाडु में सर्वाधिक पाई जाती है और लाल मृदा को किस गण के अंतर्गत रखते हैं? एल्फी सोल गण के अंतर्गत रखा जाता है। लैटेराइट मृदा होती है वह सर्वाधिक केरल जिले में पाई जाती है और उसे ऑक्सीसोल गण के अंतर्गत रखा गया है। और शुष्क मृदा है वह सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है और इसे इरिडीसोल गण के अंतर्गत रखा गया है। यानी अपने राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में जो सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? शुष्क मृदा या बालू मृदा पाई जाती है तो उसका गण कौन सा होता है? इरिडीसोल होता है। अगर पूछ ले तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा गण पाया जाता है? तो इरिडीसोल गण पाया जाता है। तो ये अपनी होगी यहाँ तक सभी मृदाएं भारत की और राजस्थान की। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद।